हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 12th का है और इसमें हम चैप्टर कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्लास 12th के स्टूडेंट रेडी हो जाइए इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट 6 है। और फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि ये वीडियो केवल क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं और अगर उसमें केमिस्ट्री आपने लिया हुआ है तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी में इंक्लूड है और वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम कर रहे हैं आज इसका पार्ट 6। अब बात करते हैं पार्ट 1 से लेके 5 तक। पार्ट 1 से लेके 5 तक हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये है पार्ट 6 और पार्ट 6 में हम आज देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? शुरू करते हैं फिर हम जल्दी से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, when a metal is placed in a solution of its ions, the metal acquire either a positive or negative charge with respect to the solution। देखिए, यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जब एक मेटल को इसके सॉल्यूशन में, जब एक मेटल के पीस को या मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में रखा जाता है, उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाता है, देन द मेटल एक्वायर्स आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तब मेटल पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। So definite potential difference is developed between the metals ions and the solution। इस अब क्या होगा कि मेटल आयंस और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इसकी डिमांड पिछली पार्ट में की गई थी स्टूडेंट्स के थ्रू कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। मैंने कहा भी था कि जब पोटेंशियल आएगा तब बताऊंगा, तो अब समझिए। ठीक है, यहाँ से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन ये भी था कि सर एनोड जो होता है इसमें नेगेटिव क्यों होता है, कैथोड जो होता है पॉजिटिव क्यों होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है क्यों होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम ऑक्सीडेशन। मेटल्स आयंस पास फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन leaving an excess of electrons and a negative charge develop on the electrodes। देखिए, ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन में इस मेटल के इलेक्ट्रोड का यहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और बन रहा है साथ में उसका एक आयन। ठीक है, यानी कोई भी मेटल है, मान लो हम जिंक ले लेते हैं। जिंक का क्या होगा? तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो वो बनाएगा Zn2 पॉजिटिव, यानी कि आयन बनाया उसने जिंक का, +2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब बात करते हैं इसकी। पहले जो जिंक का आयन बना, ये क्या है? क्या ये इलेक्ट्रोड पे अकेला रह सकता है? मेटल के साथ नहीं रह सकता, वो तुरंत से सॉल्यूशन में चला जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ जो मेटल का पॉजिटिव आयन है वो तो चला जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर ओनली इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पर क्या रह जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स रह जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ओनली नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसलिए ये जो होता है एनोड, और इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हेयर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसलिए जो इस पे पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली नाउ इनटू द रिडक्शन। In reduction, electrons from the metal rod will transfer to the solution. A positive charge develop on the electrode। अब होगा क्या? देखिए, अब रिडक्शन में क्या होगा? जो नेगेटिव वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होंगे? वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा? जो सॉल्यूशन से आयंस हैं मेटल्स के, वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और मेटल बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं मेटल के, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और फिर प्योर मेटल बनाएंगे, मतलब प्योर मेटल बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटल के ऊपर क्या रह जाएगा? मेटल के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हेयर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। चलते हैं आगे। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैं एक बार डीपली यहाँ पे समझा देता हूँ पूरा डिटेल में। देखो, सिंपल वर्ड में बताता हूँ। देखो, हो क्या रहा है? हमने ये सॉल्यूशन लिया, ये कोई भी मेटल का सॉल्यूशन हो सकता है। मान लेते हैं, चलिए ये ZnSO4 है और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये भी कौन सा मेटल का लगेगा? जिंक मेटल का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में ऐसा होता है कि जो ये जिंक मेटल है, यहाँ से रिएक्शन शुरू होती है। ये रिएक्शन जिंक मेटल एक तरह से अगर मैं लिख दूँ तो क्या कर रहा है? ये बना रहा है Zn2 पॉजिटिव के आयंस और साथ में बना रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स।
तो Zn2 पॉजिटिव के जो आयंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव के जो आयंस हैं वो तो चले जाएंगे सॉल्यूशन में, वो तो जंप कर जाएंगे सॉल्यूशन में, यानी Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड से हट के सॉल्यूशन में कूद जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रॉन ही तो बचे हैं, बाकी Zn जो जितना भी होगा Zn2 पॉजिटिव वो सारा सॉल्यूशन में चले जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जरूर होगी, ध्यान से देखिएगा, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या चेंज आएगा भाई। सॉल्यूशन में एक चेंज आएगा कि सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल से भी Zn2 पॉजिटिव के आयन सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। तो Zn2 पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाएगा, ये तो होगा सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर बताओ, इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, एक तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोड का है मास वो डिक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा, क्योंकि भाई आयंस जो है, मेटल जो है वो हट रहा है वहाँ से और आयंस बन के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो मेटल तो हट रहा है ना, ये होगा। तो यानी इसका मास धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ये सारा मैंने बताया किसके लिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको रिडक्शन हाफ सेल के लिए। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल में ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोड पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं, फिर वो सॉल्यूशन में जंप कर जाते हैं। अब सॉल्यूशन में से क्या होगा, सॉल्यूशन में से देखिए, सॉल्यूशन में से जो मेटल के आयंस होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे जो एनोड की तरफ से आए हैं, ठीक है, और मेटल बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन में तो ये बात हो रही है कि सॉल्यूशन में से जो मेटल्स के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहे हैं, मेटल बना रहे हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोड की, तो उसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई जो मेटल्स बनेगा सॉल्यूशन में वो यहाँ तो रह नहीं सकता पानी में, वो कहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, मेटल के इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसका मास बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये होती है बात। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन में धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोड है उसका मास जो है वो घटने लगेगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रोड का मास बढ़ने लगेगा। ऑक्सीडेशन में जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता रहेगा, रिडक्शन में जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता रहेगा। ये पॉइंट आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर किसी कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। चलते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये क्या होता है भाई, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हुआ एनोड पर, रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ कैथोड पर, तो दोनों को अगर हम सम कर दे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है वो। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। ई नोट सेल यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखिए जब दोनों का रिडक्शन दे रखा है तो अब आप इसमें एक ट्रिक लगा लीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और हमारा कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। ये हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो अगर ये सही सही दे रखा है कि भाई ऑक्सीडेशन दे रखा है एनोड का और रिडक्शन दे रहा है कैथोड का, ठीक है, तो हमें दोनों को क्या करना है, ईएमएफ के लिए हमें ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस करना है रिडक्शन ऑफ कैथोड के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर उसने कहा कि एनोड पे रिडक्शन हो रहा है यानी कि वो अपोजिट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो ये कह रहा है कि भाई जो एनोड है उस पर रिडक्शन पोटेंशियल उसने दे दिया आपको, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव रख दो। सिंपल सी बात है, जब वो हमें कोई सही चीज़ दे नहीं रहा तो हम भी नेगेटिव कर देते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एनोड को हम क्या रख लेंगे, नेगेटिव में रख लेंगे, ठीक है। ये हमें किस में रखना है, नेगेटिव में रखना है। और फिर क्या करेंगे, प्लस कर दो रिडक्शन ऑफ कैथोड। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनोड सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। चलो भाई ऑक्सीडेशन तो होता ही है, वो तो सही है, लेकिन अगर उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया कैथोड का, जबकि होता क्या है, रिडक्शन होता है, दे दिया ऑक्सीडेशन तो उसे माइनस में रख लो। बस इतना सा आपको याद रखना है कि और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अगर इनके अपोजिट दें तो साइन इनके अपोजिट रख लो, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट्स इट। अब हम चलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये होता क्या है,
बहुत छोटी सी टर्म्स है, बस एक याद करने वाली चीज़ है कि हमें माइंड में अपने सेट करना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है तो उसमें क्या डिफरेंस है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहीं पे लिखा है तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड and the solution of its ion of unit molarity 1 mole at 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन is called standard electrode potential। तो देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के सॉल्यूशन के बीच डेवलप होता है, कब? जब सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो यूनिट मोलैरिटी, यानी 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन हो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो इन शॉर्ट SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो 1 मोलैरिटी पर है एंड 298 केल्विन पर है। ये दो कंडीशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हो। अब अगर वो ऑक्सीडेशन है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलते हैं अब अगला पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन द रिडक्शन पोटेंशियल अलोन कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज द गिवन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज रिडक्शन पोटेंशियल। देखो अब यहाँ से एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम किसी सेल का बोले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो भाई ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का पूछा है तो उससे उसका सीधा मतलब है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है? रिडक्शन पोटेंशियल। या अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है तो आप सीधे सीधे से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब तक कि ये ना कहा जाए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जब तक ये ना कहा जाए तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे है, कहीं पर भी दे रखा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि अगर SRP आपको दिया है और आपको SOP में बदलना है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया और आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लगना है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। SOP इज इक्वल माइनस SRP। दैट्स इट। अब हम चलते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक की ओर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर थियोरेटिकल है तो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, ये क्यों यूज होता है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके अब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्राइमरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल प्लेटिनम स्ट्रिप coated with a platinum black as to absorb H2 गैस। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनम की स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो प्लेटिनम कोटेड होती है, प्लेटिनम ब्लैक से, प्लेटिनम ब्लैक की कोटेड होती है ताकि वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके। एक चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट, अ प्लेटिनम वायर इज वेल्डेड टू द प्लेटिनम स्ट्रिप एंड सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब एज टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द आउटर सर्किट थ्रू द मरकरी। अब एक प्लेटिनम की वायर, जो ये वायर दिख रही है ये भी प्लेटिनम की वायर है, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब में, जो ग्लास ट्यूब दिख रही है आपको, इसमें सील्ड रहती है, इसमें पूरी तरह से ये सील्ड रहती है और बाहर ये सेल से कनेक्टर बनाती है, सेल से ही कनेक्शन बनाती है ताकि ये दूसरे बाहर के सर्किट से जुड़ सके। The platinum strip and the glass tube is surrounded by an outer glass tube which has inlet for H2 gas। अब ये जो ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये एक आउटर ग्लास ट्यूब से कनेक्ट रहती है जिससे हम O2 गैस को इसके साथ भेज सकें। At the top and the holes at the base to escape H2 गैस। और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि H2 गैस ऊपर से तो आती है, H2 गैस ऊपर से तो अंदर आती है ट्यूब के, और फिर यहाँ पर होल्स होते हैं, यहाँ पर बारीक बारीक होल्स होते हैं ट्यूब में ताकि H2 गैस उसमें से एस्केप कर सके, बाहर निकल सके। द प्लेटिनम स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन एसिड सॉल्यूशन विच हैज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल। अब जो ये आयंस का सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें ये प्लेटिनम स्ट्रिप रखी गई है, ये होता है 1 मोलैरिटी का कोई भी एसिड का सॉल्यूशन, 1 मोलैरिटी का कोई भी एसिड सॉल्यूशन। जनरली इसको लेते हैं HCl का, तो HCl का 1m सॉल्यूशन इसमें लिया जाता है। अब चलते हैं आगे। देखो अभी तक तो ये बात थी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये तो हमने देखा कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करती है। प्योर H2 गैस एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पास्ड
इन अ पार्ट ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट एस्केप थ्रू द होल्स। देखिए अब H2 गैस ऊपर वाले इनलेट से अंदर भरी जाती है जिसका प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब कुछ गैस तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बाकी गैस जो होल्स हैं उनके थ्रू बाहर निकल जाती है। This gives an equilibrium between the absorbed hydrogen and the H plus ions in the solution। अब क्या होगा, अब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा किसके बीच, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन के बीच और H प्लस आयन जो है सॉल्यूशन में उनके बीच। यानी कुछ देर तक तो जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस है उससे आयन्स बनेंगे H प्लस के, ठीक है, कुछ देर तक। फिर क्या होगा, इनमें आयन्स जो है वापस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वापस हाइड्रोजन गैस को बनाने लगेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ सेल्स ऑफ अ वोल्टेइक सेल। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हाफ सेल का एक हाफ सेल बनाता है वोल्टेइक सेल का। When this half cell is connected with the any other half cell, a voltaic cell is constituted। और जब ये हाइड्रोजन सेल यानी जो हाइड्रोजन का हाफ सेल है वो किसी दूसरे हाफ सेल से जोड़ा जाता है तो एक पूरी वोल्टेइक सेल बन जाती है। यानी कुल मिला के हम कह रहे हैं कि एनोड वाली साइड भी आप इसको लगा सकते हो और कैथोड वाली साइड भी लगा सकते हो। ये हाफ सेल की तरह वर्क करेगी और दूसरी हाफ सेल इससे कोई भी कनेक्ट करो पूरी एक वोल्टेइक सेल डेवलप हो जाती है। The hydrogen electrode act as cathode as or anode with respect to the electrode। ये दोनों की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोड में एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी, डिपेंड करेगा कि दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑलवेज हैव 0 वोल्ट पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन पोटेंशियल ये है इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, यानी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होता। तो इससे हमें एक फ़ायदा मिलता है कि हम दूसरे इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका खुद का तो 0 है। अब अगर हमें टोटल मिल जाए तो वो किसका होगा, वो केवल दूसरे वाले का होगा। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अब देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस क्या होते हैं। देखिए H2 गैस जो होती है वो 2H पॉजिटिव आयंस बनाती है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। यहाँ पे 0.0 वोल्ट का यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये एनोड के लिए है। और कैथोड के लिए अगर हम देखें तो टू पॉजिटिव आयंस जो थे 2H पॉजिटिव आयंस वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये रिएक्शन थी कैथोड के लिए और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दोनों पोटेंशियल कैसे होते हैं, 0 वोल्ट के होते हैं। अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है, ये EMF से जुड़ा हुआ है, प्रिडिक्शन फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम केवल इसी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके ऑक्यूरेंस के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। Any redox reaction would occur simultaneously if free energy change delta G is negative। देखिए इन्होंने पहली लाइन में आंसर दे दिया कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन तब हो सकती है कि जब उसकी फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G जो है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। जो फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। द फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू द सेल EMF इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो ये कह रहे हैं कि डेल्टा G नॉट है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कनेक्ट है -NF-E0 द्वारा। E0 क्या है यहाँ पे, E0 है EMF ऑफ द सेल, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है। वेयर N इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व हुए हैं पूरी रिएक्शन में, वो F है द वैल्यू ऑफ फ्राडे, वैल्यू ऑफ द चार्ज विच इज यूज्ड और विच इज यूज्ड बाय द सेल। ओके, E0 क्या है, सेल EMF। डेल्टा G कैन बी नेगेटिव ओनली इफ E0 इज पॉजिटिव। यहाँ देखिए क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है, तो अब ये नेगेटिव कब होगा, जब होगा तब ये E0 जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो E0 हमें क्या चाहिए, E0 हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए। ओके ओके, so when E0 is positive then the cell reaction is spontaneous and serve as source of electric energy। तो जब E0 पॉजिटिव होगा तो जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी वो खुद से हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स के रूप में काम करेगी। लेकिन अगर हमारे पास E0 जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी और उस सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी के साथ मेरा जो ये पार्ट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का ये हो जाता है कंप्लीट। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 7, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी और जितने भी क्लास 12 के चैप्टर हैं उन सभी की वीडियो बैक टू बैक आ रही हैं, पर डे लगभग एक वीडियो तो आ ही रही है, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।